हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपना राजस्थान पॉलिटी का जो टेस्ट पेपर है वो डिस्कशन कर रहे हैं। कल अपने 50 क्वेश्चन तक हो चुका था। आज अपनी आगे की क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। आज जो 51 नंबर क्वेश्चन है वहां से। ठीक है, तो क्या है, क्या ये क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नहीं पूछा है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल के सत्रावसान के समय राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है और राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। तो क्या कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका इसमें सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। यही आपका गलत है, हो जाता है, और यही आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो राज्यपाल है, कोई भी विधेयक है, साधारण विधेयक और धन विधेयक है, तो कोई साधारण विधेयक है उसको क्या करेंगे, विधानमंडल पारित कर दिया तो या तो स्वीकार करके वहीं पर साइन कर देंगे या वापस पुनर्विचार के लिए भेज देंगे साधारण विधेयक को। लेकिन धन विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। फिर राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार है तो बिल्कुल सही है, आरक्षित रख सकते हैं। कल ही पढ़ा था अपने, अनुच्छेद कौन सा था, 200वां था। और राज्य विधानमंडल के सत्रावसान के समय राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ वह कौन सा दल था? विधानसभा के प्रथम आम चुनाव कब होते हैं? 1952 में होते हैं। उस टाइम कितनी सीट थी? 160 सीट थी। ठीक है, सब इसमें साफ लिख दिया। क्वेश्चन में यह है कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, कांग्रेस सरकार बनाई थी। लेकिन दूसरी कौन सी पार्टी थी? तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, भारतीय जनसंघ या राम राज्य परिषद। तो इसका सही आंसर है राम राज्य परिषद। कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को दूसरा स्थान मिला था वह थी राम राज्य परिषद। ये आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। चौथी विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। छठे लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या है वो 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला एक सही है, दूसरा सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही है, या दोनों ही गलत है? ये आप देखिए, चौथी विधानसभा में विधानसभा की सीटों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की थी। ये सही है या गलत? तो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? कि चौथी में नहीं किया था तो कब किया था? छठी विधानसभा में किया था। कल पढ़ा था ना आपने, छठी विधानसभा में 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है और आज तक 200 सीट है। और छठे लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें राजस्थान की पहले सदस्य संख्या 23 थी जो 25 कर दी। राज्य लोकसभा में कितनी सीट है? 25। तो बी आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो छठे लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी। आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। राजस्थान के 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दूसरा, राजस्थान के 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कौन से कथन है जो सही है? तो 25 सीट है, पता है, उसमें कुछ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और कुछ जनजाति। कल अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अपने राज्य विधानसभा का तो देख लिया था कि 200 सीट है, उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है? 34 सीट है। जनजाति के लिए कितनी है? 25 सीट आरक्षित है। आज लोकसभा में पूछा है, लोकसभा में है तो पहला राजस्थान के 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए और राजस्थान के 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। जनजाति के लिए 4 है
और जाति के लिए 3 है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा कि डी है, दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, ना पहला सही है ना दूसरा। क्यों नहीं है, अब याद आपको करना है कि 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जनजाति के लिए और 4 है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, और यहाँ स्टेटमेंट उल्टा है। और एग्जाम में भी बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को पढ़ते ही लगता है कि हाँ ये सही है, पर ध्यान से देखना, खास तौर पर पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना, 1 सेकंड पहले सोचना है, उसके बाद ही आगे जाना है, ठीक है। फिर देखना है कि ये कहीं, ये मोस्टली होता ही है कि स्टेटमेंट है वो उल्टे लिखे ही जाते हैं, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान विधानसभा है, उसकी वित्तीय समितियों के बारे में अपने आप देखते हैं। वित्तीय समितियों के बारे में 3 वित्तीय समितियां हैं, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति है जो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं, और समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं। अब वही बात अपने को देखना है, स्टेटमेंट सही कौन कौन से है, सारे सही है या कोई एक आधा गलत है। अब अपने को देखते हैं कि अगर अपने को एक नंबर है वो क्लियर पता हो तो अपने को ज्यादा 3 में सोचने की जरूरत शायद ना पड़े। कैसे, कि अपने को पता हो कि 3 वित्तीय समिति नहीं है, राजस्थान में 4 वित्तीय समितियां हैं। कितनी वित्तीय समितियां हैं, 4 वित्तीय समितियां हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट अपने को पता हो तो एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये देखो, तो ये अपने तीनों गलत हो जाते हैं। तो बचता क्या है, 2 3 4, इसका मतलब बाकी 3 स्टेटमेंट तो सही है। अब इन तीनों स्टेटमेंट को आप याद कर लो। पहले 3 वित्तीय समिति नहीं है, 4 है। हर समिति में 15 सदस्य होते हैं। सभापति विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त करता है। समिति अपना प्रतिवेदन विधानसभा को देती है। तो सही आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाना है। लोक महत्व की कोई विषय, इसमें स्थगन प्रस्ताव लाना है विधानसभा के सत्र में, तो उस संबंध में अपने को स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो कौन से सही है ये देखना है। तो प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। एक ही बैठक में एक से ज्यादा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। ये बताना, यहाँ से सही उत्तर का चयन करना, ये 3 यहाँ रख लेना, ठीक है। अब इनमें देखो कि सही स्टेटमेंट कौन कौन से है। तो पहला 1 2 3 सही है, या 1 2 4 सही है, या 1 3 4 सही है, या 1 4 सही है। इससे क्या समझ आ रहा है कि पहला तो सब में है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कुछ और है क्या, यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 4 है, यहाँ 3 4 है, यहाँ केवल 4 है। तो इसका मतलब आप अपने को दूसरा स्टेटमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो अध्यक्ष की सहमति जरूरी है, लेनी पड़ेगी। विशेषाधिकार का प्रश्न स्थगन प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता। स्टेटमेंट 2 आपका गलत है, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव हाल ही में कोई गठित कोई विशेष घटना है, उसके लिए कहते हैं कि स्थगन की जो सदन है उसकी बाकी की कार्रवाई एक बार के लिए रोक दीजिए और जो विशेष मुद्दा आया है उस पर चर्चा कीजिए, ठीक है, वो स्थगन होता है। तो प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, बिल्कुल सही है ये। एक ही बैठक में एक से ज्यादा प्रस्ताव नहीं होंगे, ये भी सही है, ठीक है। तो 2 नंबर घटा दीजिए, ये 2 1 2 4 है, 1 2 3 है, तो ये तो नहीं होंगे। 1 4, अब आपका 4 वाला कंफ्यूजन है, बाई चांस आपके दिमाग में नहीं आए कि 4 एक बैठक होती है, उसमें एक ही से ज्यादा प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते क्या, क्यों नहीं लाए जा सकते। तो ये देखो अपने ऑप्शन में यहाँ भी 4 है, यहाँ अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, 1 3 4 और 1 4 है, तो 4 तो लगाना ही पड़ेगा। अब 3 की है तो 3 हाल ही में घटित कोई विशेष घटना होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे द्वारा, ऐसे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ठीक है, पीछे क्वेश्चन पूछा गया ये। तो अपने 1 3 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। विशेषाधिकार का प्रश्न है वो नहीं उठाया जा सकता, यहाँ लिख दिया कि प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है क्या, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा है।
तो राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। देखो पहला अध्यक्ष हो लास्ट, अब फिलहाल कौन अध्यक्ष है वो हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत थे। प्रथम विपक्ष के नेता नरेंद्र सिंह। प्रथम महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी। सही नहीं है, तो प्रथम विपक्ष के नेता नरेंद्र सिंह नहीं थे, जसवंत सिंह थे। प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह थे। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, इस वजह से सही आंसर होता है सी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, क्या ये सही है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री की पदावधि कौन है या की है, ठीक है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं वो चुनना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये बहुत है इजी बन जाता है। क्यों? मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? नहीं, मंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये स्टेटमेंट अपने पढ़ते हैं, तो ये तो हो गया गलत। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल होती है, कल आपने वापस पढ़ा था, ये भी स्टेटमेंट सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है, तो जरूरी नहीं होता। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल है, मुख्यमंत्री तब तक है जब तक विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त है। अगर बहुमत हो दिया तो हो सकता है कि उसका कार्यकाल कम हो और दूसरे मुख्यमंत्री दूसरी सरकार बन जाए, तो ये आपका स्टेटमेंट है गलत। तो क्या उत्तर हो गया? 2 और 3 सही है। 2 और 3 कहाँ है? बी सही आंसर हो गया आपका, ठीक है, बी सही उत्तर हो गया। 2 और 3 आपका ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल है, उनमें कौन राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? पहले राजस्थान आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं। कौन है? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय या निर्मल चंद जैन। कौन से राज्यपाल है जो पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो ये है रघुकुल तिलक है, जो आरपीएससी के पहले मेंबर रह चुके हैं, फिर राज्यपाल बने थे, ठीक है। निम्न में से 3 या 3 से अधिक अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति में या तो 3 बार 3 टर्म मुख्यमंत्री बने या 3 से ज्यादा पूछा है, ठीक है, 3 या 3 से अधिक। जैन नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या हरदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी या बेरो सिंह शेखावत। बेरो सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर या हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री या जैन नारायण व्यास। तो जिनका कार्यकाल 3 या 3 से अधिक अवसर पर है, तो ये होगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और बेरो सिंह शेखावत। अब की बार पूछे तो अब की बार जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका भी तीसरा कार्यकाल ये अब कंप्लीट होने को है और अब कंप्लीट हो जाएगा, तो उनका फिर 3 टर्म पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी याद है मोहनलाल सुखाड़िया अब तक के मुख्यमंत्री बने उनमें 3 हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और बेरो सिंह शेखावत है, जो 3 या 3 से अधिक अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। राज्य की पहली और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है? पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, अलाउद्दीन खां, अमीन खां या बेरो सिंह शेखावत। तो ये है बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, बने हैं। राज्य विधानसभा के बारे में अपना स्टेटमेंट देखना है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। यहाँ 4 में 3 सही है। अब ये बहुत इजी हो जाता है कि 4 में अगर अपने को एक स्टेटमेंट का पता हो तो ये बहुत ही आसानी से हल हो सकता है, क्योंकि 4 में से अगर एक ही सही होता है 3 गलत होता है या 2 सही 2 गलत होता है, वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। यहाँ 4 में से 3 तो स्टेटमेंट सही है। कार्यकाल 5 वर्ष सबको पता होता है, निर्वाचन जनता करती है सबको पता होता है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार होता है, अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करते, अध्यक्षता विधानसभा का अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है।
ये ध्यान में रखना है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो 1 3 4, 1 3 4 कहाँ है? बी में है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान की अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम ये यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं होगा कि वहां लिखे, आपको आरोही और अवरोही क्रम का अच्छे से समझना है। एक या दो क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में, इस वजह से कई बार क्या होता है, गलती हो जाती है कि ये घटते क्रम में पूछा है या बढ़ते क्रम में पूछा है। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पूछा है मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में, यहाँ तो ब्रैकेट में लिख दिया गया कि सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम लगानी है, यानी अवरोही मतलब सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा, फिर उससे कम किसका रहा, उससे कम किसका रहा, तो यह घटते क्रम लगाना है। आरोही बोलते हैं तो बढ़ते क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में आपको लिखना है, तो कौन से मुख्यमंत्री है उनके कार्यकाल देखना है, सबसे ज्यादा किसका रहा है, फिर किसका रहा है। तो मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपको देखना है कि 1 नंबर है तो मोहनलाल सुखाड़िया है, तो मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है। उसके बाद भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत की बात है। हरिदेव जोशी का सबसे, इन चारों में सबसे कम है, पहले नंबर पर ये है, ये 4 नंबर पर है। अब भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत का देखना है, तो यहाँ ध्यान रखना, जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम भैरों सिंह शेखावत का कार्यकाल ज्यादा था और अशोक गहलोत का कम था, तो उस टाइम था ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये था आपका 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 ये डी आंसर हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ अपने पास ऑप्शन है उस हिसाब से तो डी दिए रखे हैं, क्यों, क्योंकि 3 नंबर को दूसरे नंबर पर, 4 नंबर अशोक गहलोत तो उसको दूसरे नंबर पर कहीं नहीं लिखा गया है, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन आया था तब 1 3 4 2 है। अब अगर वापस क्वेश्चन अगर इस टाइप के आते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि अशोक गहलोत का कार्यकाल है वो तीसरा कार्यकाल कंप्लीट होने को है, तो इनकी 15 साल हो जाएंगे। तो मोहनलाल सुखाड़िया के बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं अब श्री अशोक गहलोत। ठीक है, दूसरे नंबर पर फिर भैरों सिंह शेखावत, फिर हरिदेव जोशी को ध्यान में रखना है। आगे के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ, इसमें ऑप्शन है, अगर ये सेम टू सेम ऑप्शन आ रहे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है, पहले नंबर पर सब दे रखा है। अब आपको पता है अशोक गहलोत मान लो दूसरे नंबर पर लगाएंगे हम, लेकिन अपने ऑप्शन में 4 नंबर कहीं नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, या तो 2 नंबर दिया हुआ है या 3 नंबर दिया है। 2 हरिदेव जोशी, ये अपने को पता है भैरों सिंह शेखावत से कम कार्यकाल रहा है इनका, और 3 है वो अपने को लगाना पड़ेगा, फिर 4 और फिर 2, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन आगे अगर आए क्वेश्चन तो ध्यान में रखना है, अब दूसरे नंबर पर अशोक गहलोत, तीसरे नंबर पर भैरों सिंह शेखावत और चौथे नंबर पर हरिदेव जोशी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, 368(2) के तहत संविधान में संशोधन हो रहा है, तो कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें संसद है वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य विधानमंडल को भेजते हैं, और वहां उम्मीद होती है कि आधे से आधे राज्य है वो इसका समर्थन कर दे, तो वो संविधान में संशोधन माना जाएगा। अब राजस्थान की विधानसभा के पास या संकल्प आता है इस तरह का संविधान संशोधन का, तो उसके पास क्या ऑप्शन रहते हैं कि वह विधानसभा संकल्प पारित करती है, अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। अब आपको सही कूट है वो चयन करना है, तो क्या संकल्प पारित करना अनिवार्य है, तो केवल एक होगा या 2 और 3 होगा या तीनों ही सही है या 1 3 होगा। तो विधानसभा है वो संकल्प पारित भी कर सकती है, संकल्प को पारित करने से मना भी कर सकती है, लेकिन कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकती। संविधान में संशोधन का है उसमें कोई सुधारक क्या प्रस्ताव नहीं दे सकते। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि भारत संसद ने जो प्रस्ताव संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्य विधानमंडल के पास भेजा है, तो क्या विधानमंडल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है कि इतने कालावधि के भीतर वापस भेजना ही पड़ेगा, तो कोई कालावधि फिक्स नहीं की गई है। ठीक है,
कोई कालावधि ऐसा नहीं है कि 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में आपको प्रस्ताव वापस भेजना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, जैसा है उसको स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कौन सी कथन सही है? दोनों सही है या एक सही है या कोई दिक्कत है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 होता है, सामान्यतः 5 होता है, बिल्कुल सही है, तो ये सही हो गया। आपातकाल के टाइम विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो सही आंसर हो गया सी, यानी दोनों स्टेटमेंट है वो आपके सही है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो किसके सामने शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उन्हें हटाता कौन है, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन नियुक्त करता है, किसकी सिफारिश पर करता है, किस प्रावधान से हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव होता है। ये तो यही क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, उससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएंगे। वो प्रस्ताव है कौन से बहुमत से पारित करना होता है? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत तथा संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत, या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव है वो विशेष बहुमत से लाना होगा। विशेष बहुमत मतलब संसद में कुल 50% प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 अगर प्रस्ताव का समर्थन करता है तो वो विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। तो विशेष बहुमत है, ध्यान रखना है। ठीक है, किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखो। तो सिद्ध कदाचार, असमर्थता, या दोनों, या इनमें से कोई एक है, या कोई नहीं। तो सिद्ध कदाचार, असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना है तो उसकी सिफारिश कौन करेगा? एक उच्च न्यायालय, राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे स्टेट के उच्च न्यायालय में भेजा जा रहा है, तो कौन भेजेगा और उसकी सिफारिश कौन करेगा, ये ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, या राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति व संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति भारतीय मुख्य न्यायाधीश व कोलोजियम? तो राष्ट्रपति में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, चारों में है, राष्ट्रपति तो होंगे ही होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है। सिफारिश भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस कोलोजियम 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सिफारिश करे और भारतीय मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करे, प्लस जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरण किया जा रहा है उसको, और जहां किया जा रहा है वहां के न्यायाधीश की राय भी ली जाती है। तो ये ध्यान में रखना है, आपका सही आंसर होगा डी। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति को पहले 60 साल था, स्टार्टिंग में सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो कितनी थी, 60 साल थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी, 62 साल कर दी। तो कौन सा संविधान में संशोधन करके किया, तो कौन सा संविधान था, 15वां, 16वां, 21वां या 22वां? तो 15वां संविधान संशोधन आया था, उसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई, ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? 31 जनवरी 77, 31 जनवरी 1978, 31 जनवरी 1979, 31 अक्टूबर 1977। और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ वाला पूरा याद कर लेना। स्टार्टिंग में खंडपीठ थी वो कहाँ पर थी, फिर कौन कौन से खंडपीठ है उनको हटा दी गई, फिर जयपुर खंडपीठ है, फिर जयपुर भी हटा दी गई, फिर वापस से जयपुर को खंडपीठ बनाया गया,
वो सारा आप डिटेल में देख लेना, ठीक है। तो ये 31 जनवरी 1977 को राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की गई थी, 31 जनवरी 1977 को, ठीक है। अब अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के है, राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में वापस बात करते हैं अपने। पहला स्टेटमेंट, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। कौन कौन से स्टेटमेंट है जो सही है और कौन सा गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। अब आपको देखने में सारा सही लग रहा है, क्योंकि अगर आर्टिकल ढंग से याद नहीं है तो, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी बात से गलत हो जाता है। अनुच्छेद 213 नहीं है, अनुच्छेद 214 है, ठीक है। और इतनी सी बात से ये पूरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में कुछ न्यायालय होगा, ये याद कर लो। पर ये गलत हुआ क्योंकि 13 दे दिया था इस वजह से, तो ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो एक 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 तीनों गलत हो गए, तो 2 3 4 अपने आप सही हो गए। वैसे भी अपने याद पढ़ रखा है तो वैसे ही अपने को पता है क्या कि राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने की शक्ति है उच्च न्यायालय के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 226 सबको याद होता है। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और ये कल अपने बात भी की थी कि कौन से संविधान संशोधन से ये प्रावधान हुआ था। मूल संविधान में था प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत प्रावधान कर दिया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो 2 3 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर 2 3 4 हो जाएगा। पहला गलत है, वजह अनुच्छेद 214 आना चाहिए था, ठीक है। ये आर्टिकल, अब आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि क्यों याद रखनी है अपने को। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या, अनुच्छेद एक तरफ दूसरी तरफ प्रावधान है 215, 222, 226, 227। न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अब इनमें क्या, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं अपने उच्च न्यायालय के 7 या 8 अनुच्छेद है वो अच्छे से याद रखने हैं आपको, ठीक है। याद नहीं है तो हमें क्या पता होता है, 226 तो सबको पता होता है कि रिट निकालने की शक्ति सबसे पहले यही जाते हैं। लेकिन यहाँ भी देखो सी में सब में 3 है, ठीक है। तो इतना आरपीसी को भी पता होता है कि स्टूडेंट जो कौन से है जो उनके दिमाग में रहता है। तो यहाँ ऑप्शन में चारों में सी दे दिया, 3 दे दिया। इसका मतलब ये तो हो ना हो अपने कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 226 रिट निकालने की शक्ति है, इससे तो कोई अपने को एलिमिनेशन वाला तो कुछ लागू होता नहीं, ये तो चारों में दे दिया। अब इसका मतलब 222 भी पता होना चाहिए अपने को, और 215 भी, और 227 भी। चलो 215 देख लेते हैं कि 215 में पता चल रहा है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। अगर ये पता चले तो ए में 4, तो ए में 4 यहाँ भी है और ए में 4 यहाँ भी है, यहाँ से भी काम नहीं बना, ठीक है। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, यहाँ से भी नहीं आंसर निकल रहा। अब 222 पर जाते हैं। 222 होता है कि न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, ठीक है। बी का एक, बी का एक यहाँ है क्योंकि ए का 4 है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ए ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब अपने को पता चल गया कि बी है वो एक है, तो ये एक यहाँ पर ही है, तो सही उत्तर हो गया आपका ए। सही आंसर ए मिल गया। 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान है। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। 226 रिट निकालने की शक्ति है, और 227 याद कर लो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। जितने न्यायालय है उनके अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है 227 के तहत, ये ध्यान में रखना है। 4 आर्टिकल तो याद होएंगे, 4 एक और होंगे वो आप याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। भारत के संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के संबंध में उपबंध है। कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार राज्यपाल नहीं बन सकता। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। सही स्टेटमेंट देखना है तो
तो आप देखो इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भाग 6 है, बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति क्या एक से ज्यादा बार राज्यपाल नहीं बन सकता? ऐसी बात तो कहीं नहीं है। एक व्यक्ति एक ही बार राज्यपाल बन सकता है, उसको वापस नहीं बनाया जा सकता, तो गलत हो गया। श्रीमती सुचेता कृपलानी पहली महिला राज्यपाल नहीं थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी है वो पहली मुख्यमंत्री थी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो सही क्या हुआ? केवल एक ऑप्शन में है क्या? तो बिल्कुल है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान में रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन क्या होता है जल्दबाजी में, इतना इजी होता है वो दिमाग में नहीं आता है, तो हम जल्दबाजी में सोचते हैं कि ये 3 तो सही है, एक सही है। तो ये थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आप सोचना, फिर उसके बाद ही टिक करना है। ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और मैंने पहले ही बताया, हर क्लास में बता रही हूँ, इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। कोई जो बाहर मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 30-40 क्वेश्चन आएंगे जो आपने नहीं पढ़े उनको छोड़ देना, उसका कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो इजी क्वेश्चन, पढ़ा हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो, वो उसका नुकसान हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया 1 नंबर। अब आगे देखते हैं, विधानसभा के सदस्यों के संबंध में क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्या है। राज्य की विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? विधानसभा वाले सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में, या राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें तो लेते हैं। तो एक तो सब में दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य है, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, सारे मिलकर के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। वहां राज्य विधानसभा का कोई काम नहीं है, तो इसको हटा दो। अब इसको हटा दिया तो 2 और 2 यहाँ हट गया। अब 1 3 4 है या ओनली 1 4 है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य उनका चुनाव होता है, तो कौन भाग लेता है? अपने को पता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो राज्य विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में विधान परिषद के सारे सदस्य तो नहीं, लेकिन 1/3 सदस्य उसमें विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 3 और 4। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। विधानसभा अध्यक्ष है वो कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के विघटन के पश्चात नई विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले, या विधानसभा के निर्वाचन हो गया वहीं खत्म हो गया कार्यकाल, या विधानसभा के विघटन के बाद नई विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के बाद तक, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो विधानसभा के अध्यक्ष है वो अपने पद पर कब तक रहेंगे? तो विधानसभा का विघटन हो गया, उसके बाद जब नई विधानसभा आती है, उसका पहला अधिवेशन होता है, उसके ठीक पहले तक विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है। जैसे ही अधिवेशन स्टार्ट हुआ, नहीं उसी दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है और पहले वाले विधानसभा अध्यक्ष है उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक के संबंध में सत्य कथन बताना है। सत्य कथन, ठीक है। पहली बात, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक रोक सकते हैं। राजस्थान में तो विधान परिषद है नहीं, लेकिन विधान परिषद जिन राज्यों में है वहां विधानसभा है, विधान परिषद है, उस साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 4 माह तक। दूसरा, दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो राज्यपाल द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो ये गलत है। राज्यपाल के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक केवल संसद में हो सकती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल केंद्र में है, राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। पहले और राज्य विधानसभा ने पारित साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक राज्य विधान परिषद के पास जाता है, तो पहली बार में 3 माह तक रोक सकती है, लेकिन पुनः वापस भेजती है कुछ संशोधन के सहित और फिर जाता है तो 1 माह के लिए रोक सकती है। तो कुल अवधि 4 माह है, तो कुल अवधि 4 माह बिल्कुल सही है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान राज्यों में नहीं है, केंद्र संसद में है अनुच्छेद 108 के तहत। अगर लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न होता है तो यहाँ संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यहाँ राज्य में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। राजस्थान की सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? श्री शिवचरण माथुर, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री हीरालाल देवपुरा और श्री हरिदेव जोशी। तो सबसे कम अवधि तक अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो वो है श्री हीरालाल देवपुरा। ये लगभग 15 से 16 दिन मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, दूसरी इनकी खास बात है वो ध्यान में रखना है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने, आगे जाकर ये विधानसभा के अध्यक्ष भी बनते हैं। निम्न में राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुई? ये क्या ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो अपने को ऐसे क्वेश्चन याद करने ही पड़ेंगे कि कौन से राज्यपाल है जिनकी कार्यकाल पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो 4 राज्यपाल है, इस वजह से अपने को चारों याद रखने हैं। यहाँ पूछा है किसकी नहीं हुई, तो श्री दरबारा सिंह, श्री शैलेंद्र सिंह, श्रीमती प्रभा राव और बलीराम भगत। तो बलीराम भगत नहीं है, दरबार सिंह है, शैलेंद्र सिंह है और श्रीमती प्रभा राव है। एक और कौन है अभी मेरे दिमाग में नहीं है, पर आप देख लेना चारों। ठीक है, चारों याद करने हैं। दरबार सिंह है, शैलेंद्र सिंह है और श्रीमती प्रभा राव। 3 राज्यपाल अपने किए थे, उनमें प्रभा राव एक थी, 3 महिला राज्यपाल, उनमें एक महिला राज्यपाल प्रभा राव थी, उनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। दरबार सिंह है, शैलेंद्र सिंह भी ध्यान रखना। एक अभी मेरे को ध्यान में नहीं, निर्मल चंद जैन, निर्मल चंद जैन। ठीक है, एक याद रखना। फिर भी आप एक बार इसको चेक और कर लेना, निर्मल चंद जैन और थे, यही थे, चेक और कर लेना इसको। तो ये 4 है, चारों के नाम याद रखने आपको जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। विधायी शक्ति के संबंध में राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो बिल्कुल सही है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है उसी तरह होता है जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो ये तो सबको पता है, पता होता है। राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्ति नहीं है, तो नहीं है। क्षमादान के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्ति समान है। तो क्या क्षमादान के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्ति एक समान है? बिल्कुल नहीं है, एक समान नहीं है, क्योंकि मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। सैन्य मामलों में क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो क्षमादान में राष्ट्रपति की शक्ति है वो राज्यपाल से जाता है। ठीक है, ये क्षमादान दिलवा सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड के संदर्भ में राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है। ये तो हो गया गलत, 3 नंबर गलत हो गया। और राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्ति नहीं है, आपातकालीन शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1 मिनट। राज्यपाल के अध्यादेश के संबंध में सत्य कथन अपने को बताना है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। 6 माह की समाप्ति पर अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उससे पहले राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति न मिले हो। इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में सोचो, कहाँ गलती है और क्या इसका सही है, क्योंकि राज्यपाल का अध्यादेश अपने को अच्छे से पता है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में अपने को 3 स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट सही है ये बताइए। ये 1 मिनट में सोच लीजिए आप। क्या 213 123 सही है? तो 123 आपका गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 213 आना चाहिए था। 123 किसकी है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। यहाँ पूछ राज्यपाल रहे हैं तो ये 213 होगा, तो इस वजह से ये हो गया गलत। 1 नंबर तो गया। 1 नंबर से वैसे देखे तो आपका सही आंसर तो मिल रहा है। यही 1 नंबर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तीनों में 1-1 दे रखा है, तो आंसर तो आपका ओनली बी होगा। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। सी में क्या दिक्कत थी जो गलत हो रहा है? 6 माह की समाप्ति पर अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उससे पहले राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति नहीं मिली हो। नहीं, ये है 6 माह
प्लस 6 सप्ताह। ठीक है, 6 माह के बाद अपने आप समाप्त थोड़ी हो जाएगा। विधानमंडल आए 70, 6 माह के बाद तो 70 बुलाया जाएगा, और 70 बुलाने की 6 हफ्ता जो 6 सप्ताह है उसके अंतर्गत है, वो प्रस्ताव को अध्यादेश वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया तो ठीक है, वरना खत्म हो जाएगा। तो टोटल अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इस वजह से केवल 2 नंबर आपका सही होता है। आगे देखते हैं। जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कब बनाया गया? 26 जनवरी 98, 15 अगस्त 1998, 26 जनवरी 1999, 30 जनवरी 1999। कई बार सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष 30 जनवरी 1999 को बनाया गया। निम्न में से कौन सा नगरीय सुशासन संस्था है जो राजस्थान में अस्तित्व में फिलहाल नहीं है? महानगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका। तो सबको पता है नगर निगम है, नगर परिषद, नगर पालिका, ये 74वें संविधान संशोधन वाली राजस्थान में है। महानगर निगम यहाँ पर नहीं कार्यरत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9A, 8, 9 या 9B? तो कल पढ़ा था, बाकी तो इसकी बात है। यहाँ भाग और देख लेते हैं। भाग 9 में पंचायत से संबंधित है, 9A नगर पालिका या जो नगरीय निकाय से संबंधित है। राजस्थान में पंचायती राज का मुख्य लक्षण क्या है? पंचायतों का 3 साल का कार्यकाल, नियमित चुनाव, महिलाओं के लिए 1/4 स्थान आरक्षित, राष्ट्रपति द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। एक ही सही है, 3 गलत है। कौन सा सही है? नियमित चुनाव। क्यों? कार्यकाल कितना है? 5 है। महिलाओं के लिए 1/4 नहीं है, 50% है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति नहीं करता, राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल। तो ये गलत इस वजह से, ये गलत, ये गलत, एकमात्र नियमित चुनाव आपका सही है। आगे देखते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को, पंचायत समिति के प्रधान को, या जिला कलेक्टर को? तो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच है, वो विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, विकास अधिकारी को। राजस्थान राज्य में सादिकली समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से, सहकारी समिति से, मुस्लिम समुदाय की समस्या के अध्ययन से, उच्च शिक्षा की स्थिति से। तो पंचायती राज से संबंधित है। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि पंचायती राज से संबंधित सादिकली समिति एक नहीं, 1964 में गठन होता है, ये तो ये ध्यान रखो। बाकी जितनी समिति है सबका ध्यान याद रखना है कि पंचायती राज से संबंधित अब तक कौन कौन सी समितियां गठित हो चुकी है, वो सब आप याद कर लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मान लो ग्राम सभा की बैठक चल रही है, वहां ना सरपंच है ना उप सरपंच, तो फिर बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, या ग्राम सभा का सबसे वृद्ध व्यक्ति, या कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है? तो कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों ने इस प्रयोजन हेतु चुना है, वो ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्ति, मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर की शक्ति इनमें से कौन कौन सी है? कानून व्यवस्था पर बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण, विदेशियों के पारपत्र की जांच, या भू राजस्व एकत्रित करना? तो ये कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, पुलिस पर नियंत्रण भी होगा, विदेशियों के पारपत्र जो उनके है वो जांच भी करेंगे, लेकिन भू राजस्व एकत्रित करने का काम जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर नहीं करेंगे। इस वजह से इसका सही आंसर होता है डी। 1, 2 और 3 स्टेटमेंट आपके सही है। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा? संस्थागत करिश्मा कहा, रजनी कोठारी, PR दुभाषी, TN चतुर्वेदी, या JD शुक्ला? तो रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा शब्द का इस्तेमाल किया था, ये ध्यान में रखना है आपको, रजनी कोठारी। संसद, विधानसभा, स्थानीय स्वशासन संस्था के चुनाव हो रहे हैं, तो जिला स्तर पर नियंत्रण कौन करेगा और प्रबंध कौन करेगा? संसद के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा वाले हो रहे हैं, स्थानीय स्वशासन संस्था के जितने चुनाव है उनका जिला स्तर पर नियंत्रण प्रबंधन कौन करता है? तो जिलाधीश करता है।
ठीक है। ग्राम सभा का गठन, ये कल आ गया था क्वेश्चन, वापस रिपीट हो गया है, तो ये आपको याद हो ही गया होगा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य है वो आपके ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति बनी थी। जिला स्थापना समिति, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रमुख या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो जिला प्रमुख है वो जिला स्थापना समिति है उसके अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ तक अपने क्या है, पंचायती राज, विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आज अपने यही खत्म कर लेते हैं, 93 क्वेश्चन हो गए। अब सारी संस्थान के क्वेश्चन आएंगे, मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, सूचना आयोग है और राज्य निर्वाचन आयोग, तो उनके अपने कल एक साथ सारा कर लेंगे। और जितनी भी संस्था है उनसे क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, तो कल अपने पूरे डिटेल में सारी संस्था भी पढ़ लेंगे। जैसे मानवाधिकार आयोग का ये आया, इस क्वेश्चन कौन सी सिफारिश पर होगा, कौन नियुक्त करेगा, उनका क्या काम होता है, तो साथ देख लेंगे। तो अपने कल सारी संस्था है वो पढ़ लेते हैं, आज यही खत्म करते हैं। तो अच्छे से आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।